बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। बॉयलर साल्ट के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 19 है, 19 नंबर है। और ये आज हमारा मौजू है फ्लू गैस एनालाइज़र इंस्ट्रूमेंट्स, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन डिटेक्शन इस इंस्ट्रूमेंट्स और इसकी किसी किस्म का औसत सेट वगैरह भी इसमें शामिल है। तो ये लेक्चर से पहले मैं बता दूँ, ये लेक्चर की तैयारी मुझे बहुत ही मुश्किल लगी, क्योंकि ये जो है ना हमारी बॉयलर इंजीनियर की स्कोप से कहीं ऊपर है। मेरी अपनी तालीम जो है ना स्कूल की, कॉलेज की, यानी एफएससी है, फिर प्राइवेट बीए किया, फिर वो जो है ना बॉयलर इंजीनियरिंग किया। बस दरमियान में एक डिपार्टमेंटल इम्तहान भी पास किया था PF वाकेंट में, जो प्रोसेस प्लांट के मतलब था। तो लेकिन उसके बावजूद अपनी तैयारी मुख्तलिफ मसाइल के लिए, अपने प्लांट की तैयारी के लिए जारी रखी और अभी तक जारी है। तो अभी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बॉयलर पर मुख्तलिफ किस्म के फ्लू गैसेस के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सीजन का एनालिसिस किया जाता है, फ्लू गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का एनालिसिस किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एनालिसिस किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं ताकि बॉयलर कंट्रोल के मसाइल कम से कम हो। इंस्ट्रूमेंट फील्ड और कंट्रोल रूम में अपना डेटा भेजते रहते हैं। इनकी रीडिंगें इंडिकेटर रिकॉर्डर पर ज़ाहिर होती ही रहती हैं। यहाँ लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने कुछ इंस्ट्रूमेंट का तज़किरा नहीं किया जा रहा। लेबॉर्ट्री के अपने इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हम फील्ड के बताते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये एनालाइज़र के मतलब बता दें। एनालाइज़र ये एक पावर हाउस की, थर्मल पावर हाउस की बड़ी कीमती शय होती है। ये एनालाइज़र्स की डिटेक्शन से हमें बॉयलर की एफिशिएंसी कंट्रोल करने में आसानी रहती है और फ्यूल की बचत रहती है। तो जो बड़े बॉयलर पावर हाउसेस होते हैं जहाँ फ्यूल की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो वहाँ तो एनालाइज़र बहुत ज़रूरी है। वहाँ ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा वो फ्लू गैसेस गलत हो जाना तो बहुत बड़ा लॉस होता है। एक तो फ्यूल का लॉस होता है, इसके अलावा एफिशिएंट वो जो है ना, इसके अलावा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए बॉयलर का, फर्नेस का, तो वो भी लॉसेस होते हैं। तो ये समझो फ्यूल का लॉस का मतलब पैसे का लॉस। तो अभी हम थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड एनालाइज़र के मतलब बताते हैं फ्लू गैसेस का। लेकिन ये इसके साथ ही बता दें कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड एनालाइज़र अब शायद ही किसी बड़े या छोटे थर्मल पावर हाउस पर इस्तेमाल होता है। ये उस वक्त इस्तेमाल होता था जब ऑक्सीजन एनालाइज़र और CO एनालाइज़र ईजाद नहीं हुए थे, वो बनाए नहीं गए थे। ये होता था अभी किसी के पास पुराना लगा तो ईजाद होता है। बॉयलर पर जब हम फ्लू गैसेस को कंट्रोल करते हैं, हमारी बल आखिर कोशिश ये होती है कि तमाम फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के साथ साथ ही हमारी कोशिश होती है ज़्यादा ऑक्सीजन भी ना जाए और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी ना जाए, तो डस्ट भी कम से कम हो। और इसके अलावा जो है ना, ये बस ये है। तो ये अब आप देखें कि हमारी जब पूरी कोशिश ये, जब हम ऑक्सीजन को कंट्रोल कर लेंगे, ज़ायद ऑक्सीजन को या ज़ायद कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली पीछे रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये गैस है जो हवा में 78% से थोड़ी सी ज़्यादा ये कहूँ बेश वॉल्यूम पाई जाती है। इसने तो जाना ही जाना होता है, क्योंकि इसको हम नहीं घटा सकते। इसको घटाने के लिए तो फिर हमें वो ऑक्सीजन वो प्योर देनी पड़ेगी, यानी एयर से पहले से ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। तो इससे फर्नेस का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये ऐसी ज़रूरत फाउंड्रियों में होती है। फाउंड्रियों में क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ाना होता है फर्नेस का, इस वजह से वहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ प्योर ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन बॉयलरों पर अभी तक कोई ऐसा बॉयलर नहीं है जिसमें प्योर ऑक्सीजन। तीसरी चीज़ ये है कि जो मुझे ये उस बारे में मवाद नहीं मिल सका, वो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड। वो भी जो है ना वो एनालाइज़र ज़रूरी है। ये जो है ना मुझे आपको बताना चाहिए था कि नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसेस है। ये जो है ना 2500 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा अगर फर्नेस का टेम्परेचर हो जाए तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो नाइट्रोजन परऑक्साइड
और नाइट्रोजन के दीगर ऑक्साइड है N2O5, NO2 और वो जो है ना N2O4, ये 3-4 किस्म की गैसें बननी शुरू होती है। इसमें सबसे मोहलक NO2 गैस है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। ये बरसबील तज़किरा बयान कर रहे हैं। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जब फ़ज़ा में जाती है तो वो जो है ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रोजन वो पर ऑक्साइड हवा वो बारिश के साथ रिएक्ट करके HNO2 फिर HNO3 बना देती है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। जब नाइट्रिक एसिड जब ज़मीन पर गिरता है बारिश के साथ तो ज़मीन की तेज़ाबियत बढ़ा देता है, मिट्टी की तेज़ाबियत बढ़ा देता है। तो वो तेज़ाबियत जब बढ़ा देता है तो वो नतीजा ये है कि वो बड़ा फसलों की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन पर ऑक्साइड अगर इर्द गिर्द फ़ज़ा में फैल गई है और वह नीचे थोड़ी बहुत आ रही है, ये माल्टे रंग की गैस होती है, तो ये थोड़ी बहुत नीचे आ रही है तो लोगों में, आम लोगों में खांसी और गले की खराश की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा गैस खारिज होने से वो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस ज़्यादा खारिज होने से ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस वो जो है ये गले के को ज़ख्मी भी कर सकती है, फेफड़ों को ज़ख्मी कर सकती है और ये फिर बाद में बेसिकली जहरीली गैस है, मौत भी वाक़या कर सकती है। लेकिन ये वहाँ होती है जहाँ नाइट्रिक एसिड के प्लांट हों, वहाँ ज़्यादा खारिज होती है। नाइट्रिक एसिड के प्लांट वहाँ खारिज होती रहती है। ये PF वाह कैंट में, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ये खारिज होती है और लेकिन इर्द गिर्द लोगों में वो आबादियों को नहीं पहुँचती, लेकिन फैक्ट्री के अंदर वो थोड़ी बहुत सर्कुलेट होती रहती है और जो मसाइल खड़े करती रहती है। इसके अलावा भी फ्लू गैसेस में एक गैस होती है, वो होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ना, ये जब हम कोयला यूज़ करते हैं या वो दीगर फर्नेस ऑयल और इसके अलावा कुछ नेचुरल गैस भी ऐसी हैं जिनमें सल्फ़र वो मरकप्टान्स और सल्फ़र होती है। तो सल्फ़र जब जलती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड भी ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और ये हो जाता है। तो वो आम अच्छे बॉयलरों में तो ये करते ये हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को गैसों से, अगर नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसका सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर बेच लेते हैं या एज सच ही सल्फ़र बेच लेते हैं। इसके अलावा ये जो है ना सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कंट्रोल कोशिश करते हैं कंट्रोल रहे। फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ये जो है ना चिमनी के कोल्ड एंड क्रोजन भी पैदा करती है। इस पर क्रोजन के बाद में ज़िक्र होगा। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड की। तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड को फर्नेस का टेम्परेचर अगर ना बढ़ने दिया जाए तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के मसाइल पैदा नहीं होते। अभी वो बहुत अच्छे बॉयलरों में जो बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं ना, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के तहत ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो चिमनी से खारिज होने से पहले जो इस किस्म के चैम्बर होते हैं, शहद की मक्खियों की तरह छत्ते से होते हैं, जिनमें से जब फ्लू गैसेस गुजरती हैं तो वो केमिकल होता है, उसे रिएक्ट करके तो वो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड ख़त्म हो जाती है, तो फ्लू गैसेस के साथ नहीं जाती आगे, चिमनी को नहीं जाती। तो ये तो वो जिक्र हो गया, लेकिन वो अपनी जगह पर है। अच्छा, अभी हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का शायद ही कहीं इस्तेमाल होते हों, तो इसलिए ये जो है ना क्योंकि कंट्रोल ज़्यादातर ऑक्सीजन और हम नाइट्रोजन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो जानना है ये हम आगे पढ़ेंगे और सेट से मालूम कर लेते हैं। और सेट का आगे जिक्र करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट सेट है ये। एक बॉयलर ऑपरेटर को, बॉयलर इंजीनियर को, बॉयलर सुपरवाइज़र को, सबको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये अच्छे प्लांट पर ये लाजमन होना चाहिए ताकि वक्तन फ़वक्तन ये पता लगता रहे हमारी फ्लू गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़ायद कितने जा रहे हैं। बहरहाल तो ये यहाँ पर सबीर तज़किरा बता रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ आप वो कुछ देर बाद मालूम करते हैं। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक सेल है, तो ये इसमें
ये एक सैंपल गैस आ रही है, ये एक सैंपल सेल है और ये यहाँ से आउट हो रही है। सैंपल सेल में ये गैस का वो तजिया किया जा रहा है, तो इंफ्रारेड शुआओं से ये तजिया किया जा रहा है। ये यहाँ से इसकी तजियाती आ रही है, ये भी डिटेक्ट हो रही है यहाँ से, तो ये गैस तो ये मिरर से डिटेक्ट हो रही है। तो ये एक रेफरेंस सेल है। रेफरेंस सेल से इसके क्रोमेटोग्राफ से वो मालूम कर लिए जाते हैं इंफ्रारेड वो क्या कहते हैं वोल्टेज। तो ये रेफरेंस सेल में ये होता ही है कि 2 रीडिंगें फीड की गई, इसकी एक रीडिंग बनती है, एक रीडिंग बनती है। रेफरेंस सेल में आम फ़ज़ा की हवा दी जाती है, तो हवा की दी जाती। सैंपल सेल में फ्लू गैसेस दी जाती हैं, फ्लू गैसेस में ज़्यादा होती है। तो रीडिंग जो है ना, ये जिस तरह से ये मैं कर्सर बता रहा कि फ़र्ज़ के ये स्केल है, ये वाली स्केल, तो इस स्केल में ये लेफ़्ट से राइट पर फ्लू गैसेस की कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और इधर से दूसरी वो जो है हवा की कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो लाजमतर हवा में तो फिर एक मिकदार मुकर्रर ही रहती है, तो ये जब बढ़ेगी तो डेल्टा वोल्टेज ज़्यादा दिखाएगी कि कितने हो गए हैं। तो ये जितनी होगी उसी पता लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फ्लू गैसेस में ज़्यादा जाएगी, आपका प्लांट उतना अच्छा चल रहा है। लेकिन इससे अकेले से अंदाज़ा नहीं होता, वो इसलिए दूसरी गैसेस ज़रूरी हैं। तो ये जब अकेले को लेंगे तो ये एक कोई ख़र्चे वाली चीज़ बन गई है, तो इसका गुजारा आप R-60 से कर लेते हैं। तो बहरहाल ये कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बता दिया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो डिटेक्टर है अकेला वो बॉयलरों पर ही यूज़ नहीं होता, ये फाउंड्रियों में भी यूज़ होता है और भी कई मकासद के लिए यूज़ होता है। ये हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार मालूम करते हैं, जो नहायत अहम है। सेट के अंदर लगे होते हैं, छोटे छोटे मीटर होते हैं, ये काफ़ी मीटर के अंदर सारा कुछ होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार मालूम करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो मालूम करनी होती है कि गाड़ियों के धुएँ से या इलाके में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुकी है। तो वो इस इलाके में वो कितने दरख्त लगाने ज़रूरी हैं, कितनी सफाई करनी ज़रूरी है और माहौल को दुरुस्त करना ज़रूरी, ट्रैफिक को कंट्रोल करना ज़रूरी है और गाड़ियों की ट्यूनिंग करनी ज़रूरी है, ये वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स की तरफ, जिसको R-60 कहते हैं। ये R-60 ऑपरेटर सेट ये फ्लू गैसों के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। पहले तो इसके लिए थोड़ा सा बता दें कि ये इस किस्म का एक ऑपरेटस होता है, इस किस्म का एक ऑपरेटस होता है। इसमें ये CO2 ऑक्सीजन, पहले मैं ये तहरीरी बात कर लूँ तो वो फिर हम ऑपरेटस पर बहस करते हैं। ये ऑपरेटस बॉयलर साइट और बॉयलर लेबॉर्ट्री में फ्लू गैसों के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये वो जो है ना, जो सैंपल लेकर जाता है लेबॉर्ट्री वाला बंदा, वो वहाँ मालूम करता है और बहुत अच्छे प्लांटों पर वो जो है ये क्या कहते हैं फील्ड ऑपरेटर यानी बॉयलर ऑपरेटर, उसको ये ड्यूटी दी गई होती है कि वो 2-2, 4-4 घंटे के बाद फ्लू गैसों का अपने R-60 से एनालिसिस करें। तो लेबॉर्ट्री वाले काउंटर चेक करते हैं, वो भी चेक करते हैं, तो दोनों की रीडिंग टैली की जाती है, तो उससे अंदाज़ा किया जाता है कि एग्जैक्टली क्या जा रहा है। ये इसमें CO2 ऑक्सीजन और CO मेजर होती है। इसके ज़रिए हम वक्तन फ़वक्तन कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस नहीं होता कि यानी जब आपने सैंपल लिया उस वक़्त की रिपोर्ट देगा, उससे पहले कितनी गुजर चुकी है ये नहीं देगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें ये 3 एक बोतलें हैं, ये बड़ी सी लंबी सी एक ख़ास शक्ल की बोतलें हैं और बोतलों के अंदर एक मटेरियल भरा हुआ है। तो ये इसके ऊपर ये बोतलों में मटेरियल मैं जिक्र करता हूँ क्या है। तो ये एक शीशे की है, ये शीशे की बनी हुई है जो बाहर से मटेरियल नज़र आता है। तो ये वाल लगे हुए, छोटे छोटे शीशे के वाल लगे हुए हैं जो काफ़ी टाइट होते हैं, ये वाल लगे हुए हैं। तो ये एक वाल लगा हुआ है, ये 3 वे वाल है, यानी ये वाल आपका इधर को भी खुलेगा और इधर को भी खोल सकता है, ऐसे वो इधर को भी खोल सकता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं, तो ये एक ब्यूरेट है, दर्जेदार ब्यूरेट है। इसमें ब्यूरेट में यहाँ ग्लिसरीन बड़ी होती है,
ग्लिसरीन बड़ी बड़ी होती है और थोड़ा सा रंग डाला होता है ताकि पढ़ना आसान हो। तो इसमें दर्जे लगे होते हैं, छोटे छोटे दर्जे लगे होते हैं। ये साथ में इस ब्यूरेट से अटैच्ड ये एक रबड़ की ट्यूब है, ट्यूब के साथ एक बोतल है, बोतल के अंदर एक सॉल्यूशन है। ये जो है ना आप देख रहे हैं इसमें सॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में इतना नहीं होता, ये आधी होती है। तो अब ये इसमें ये बोतलों में क्या होता है ये मैं बताता हूँ। ये इसमें एक लेवलिंग बोतल है, ये लेवलिंग बोतल है, ये है। इसमें सिलेंडर में वाला महलूल होता है, ये सिलेंडर का इसका महलूल एक ही होता है। एक दर्जादार सैंपल सिलेंडर है जिसको ब्यूरेट कह सकते हैं। सिलेंडर बोतल में काफ़ी निचली सतह का एक ऐसा सोल्यूशन भरा गया होता है जो ग्लिसरीन पर मिश्रण में होता है। कुछ मुनासिब सा रंग भी शामिल होता है। ऊपर जिक्रशुदा गैसें इसमें हल नहीं होती, यानी इस सोल्यूशन में जो फ्लू गैसें हैं, फ्लू गैसों की कोई भी गैस हल नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये DCB, ये अब हमारी ये DCB, ये इस हिसाब से आप पढ़े DCB तीनों बोतलों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वो डी में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसमें पारोगैलिक एसिड और इसमें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लिक्विड ये भरा गया था। यानी इसमें वो क्या कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये एक ख़ास रेशो वो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ का होता है, और पायरोगैलिक एसिड ये भी एक स्ट्रेंथ का होता है, और ये क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल लिक्विड ये सॉल्यूशन होता है। और इसमें ज़्यादातर जाली सी होती है, तो जाली के साथ में ना ये भरा होता है सॉल्यूशन। तो ये बाकी ये इस तरह से भरा होता है। ये बोतलें में इतना सॉल्यूशन होता है कि ये काफ़ी देर तक ये रिएक्शन करके अपने रिज़ल्ट देती हैं। फिर एक वक्त आता है जब ऑपरेटर को पता लगता है कि ये रिज़ल्ट तो नाकस आ रहे हैं, तो वो जो है ना दोबारा नई सॉल्यूशन भरता है। वो तो खैर नहीं भरता, वो लेबॉर्ट्री ले जाता है, क्योंकि लेबॉर्ट्री वाले ऐसे केमिकल डील करते रहते हैं, तो लेबॉर्ट्री वाले उसको दोबारा तैयार करके दे देते हैं, और तैयार करके नई सॉल्यूशन भर देते हैं, और वो उसकी सफाई भी कर देते हैं। ये बोतलें, ये पूरा सिस्टम, ये इसके पिछली तरफ यानी जहाँ मेरा कर्सर है, कर्सर जा रहा है, कर्सर से ये यहाँ तक ये एक लकड़ी का तख्ता होता है। लकड़ी के तख्ते के ऊपर ये बोतलें ये एक तरीके से रख कर, और यहाँ से जहाँ कर्सर है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लैंप से टाइट कर देते हैं ताकि बोतलें हिले नहीं। इसी तरह से इस ब्यूरेट को भी एक क्लैंप से टाइट कर दिया जाता है। इसी तरह से इस शीशे की ट्यूब, ये जो ट्यूब आ रही है इसमें, इसको भी टाइट कर दिया जाता है। यहाँ से क्लैंप लगा दिए जाते हैं, पतली से लगाकर स्क्रू लगा दिए जाते हैं, और ये हैंडल है इसको लाने ले जाने के लिए। ये बोतल ये आज़ाद रहती है, इसको टाइट नहीं किया जाता है। ये बोतल आज़ाद रहती है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और वो रख सकते हैं वापस। लेकिन इस बोतल के लिए भी हैंडल करने के लिए यहाँ थोड़ी सी एक लकड़ी की वो तख्ती सी लगा दी जाती है, वो उसके अंदर से जब रख दी जाती है तो बाहर नहीं गिरती, यानी इतनी जगह तक तख्ती, फिर ऐसे उठाकर थोड़ी सी बाहर निकाल लेते हैं तो काम ले लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है? काम ये करता ऐसे है कि इसको, ये एक शीशे की ट्यूब है, ये खुली हुई है क्योंकि ये वाल है। इसको ये बॉयलर की फ्लू गैसेस में एक शीशे की ट्यूब होती है, और सॉरी एक रबड़ की ट्यूब होती है। वो रबड़ की ट्यूब के ऊपर एक वाल होता है छोटा सा, उस रबड़ की ट्यूब को इससे लगाकर, इसके ऊपर ये लगाकर तो वाल को खोल दिया जाता है। अब ये काम करने के लिए तैयार है। पहले तो उसकी थोड़ी सी पर्जिंग कर लेते हैं, यानी कुछ गैस फ्लू गैसेस उसकी वो रबड़ की ट्यूब में गुजार कर फ़ज़ा में छोड़ दी जाती हैं ताकि पूरे के पूरे सिस्टम में गैस भर जाए। अब ये करते ये हैं कि ये अच्छा, ये थोड़ी सी बोतलों का बारे में बता दें कि हर जगह ये जो ऑफसेट सेट है
उसमें जैसे मैंने निशानदेही की है कि ये वो है KOH है, ये पायरोगैलिक एसिड है, और ये क्यूप्रस क्लोराइड है, अमोनियम लीकर है। तो ये ज़रूरी नहीं ये हो, तो वो ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है। ये ज़्यादातर ये ऑक्सीजन ये जो है ना, इसमें ये यूज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड के एनालिसिस के लिए, और ये यूज़ होगी वो उसके एनालिसिस के लिए, ऑक्सीजन के एनालिसिस के लिए, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एनालिसिस के लिए ये यूज़ होगा। ऑपरेटर एक अपने पास रीडिंग बुक लेकर जाता है, कागज़ लेकर जाता है अपने वो, उसके पास एक रीडिंग का छपा हुआ एक परफॉर्मा होता है, उसमें रीडिंग लिखता है। अब होता ये है, अब ये काम कैसे करता है, यानी मैंने दोबारा बता दूँ आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, B कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, C ऑक्सीजन के लिए, और D कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। और इसमें वो ग्लिसरीन लिक्विड या ऐसा लिक्विड भरा था कि इसका फ्लू गैसेस किसी गैस का रिएक्शन होता है। अब ये होता ये है कि यहाँ से ट्यूब से ये वाल्व खोलते हैं, इस बोतल को निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तो निकाल कर नीचे करते हैं, ये जहाँ कर्सर आ रहा, ये सिलेंडर को किसी थोड़ी सी वहाँ जगह बनाई होती है फ्लू गैसेस की चिमनी के साथ, इसको उस पर रख देते हैं, और उसके बाहर एक यानी वो स्टैंड सा होता है, उसके ऊपर रख देते हैं, और ये कर्सर के बिल्कुल नीचे ऑपरेटर एक अपने बाएं हाथ से ये बोतल को बिल्कुल नीचे करता है, तो ये लेवल और ये लेवल मेंटेन होने की कोशिश करता है। तो नतीजा ये है कि इसका सॉल्यूशन सारे के सारा बोतल में आ जाता है, यानी ये जहाँ मेरा कर्सर है ये लेवल यहाँ तक आ जाता है। अब जब लेवल यहाँ तक आ जाता है तो वो फ्लू गैसेस ये वाल्व वो खोलता है, उसके साथ एक हाथ से वाल्व खोलता है, तो वाल्व खोलता है तो और इसके साथ नीचे करता है, तो ये जब नीचे करता है तो यहाँ एक वैक्यूम सा पैदा होता है, तो फ्लू गैसेस यहाँ से आती हैं और सारी की सारी इसमें चली जाती है। जब फ्लू गैसेस इसमें चली गई तो वो और लेवल नीचे करता है, और गैसें आती हैं, वो फिर इसको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाता है और इस वाल्व को बंद कर देता है। लेवल को बढ़ाता है तो वो यहाँ ट्रैप हो गई, गैसें यहाँ ट्रैप हो गई, तो गैसें ट्रैप हो गई, लेकिन ये मरहला थोड़ा सा गैस को यहाँ से वो ये इसके ऊपर एक 3 वे का आके वेंट भी होता है, तो थोड़ी सी गैसें वेंट करता है, तो ये 2-3 मरहलों के बाद काफ़ी सारी गैस सक कर लेता है। तो जब फ़र्ज़ किया कि ये गैस ये जो है ना पानी के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ये सॉल्यूशन के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, तो इसको बोतल को रख देता है। अब ये गैस पानी के ऊपर इकट्ठी हो गई, अब इस वाल्व को टाइट बंद कर देता है। अब ये गैसेस को ये वाल्व भी टाइट बंद होते हैं, ये वाला भी टाइट बंद होते हैं। अब इस वाल्व को वो खोलता है और इस बोतल को हरकत देता है, तो बोतल से सॉल्यूशन ऊपर चढ़ता है, बोतल का जब लेवल को बढ़ाता है तो लेवल ऊपर चढ़ता है, यहाँ एक हल्का सा प्रेशर पैदा होता है, यानी वो पानी उसको फ्लू गैसेस को सॉल्यूशन प्रेशर डालता है, और ये फ्लू गैसें जो है ये इस वाल्व को खोलने से इधर चली जाती है। वो 2-3 मरतबा ये मरहला करता है, लेकिन ये खास ख्याल रखता है कि ये सॉल्यूशन कहीं इधर ना आने पाए, तो वो 2-3 मरहले में ये सारी फ्लू गैसेस इधर चली जाती हैं। और ये जो है ना मैक्सिमम ये जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। आपको पता होगा कि गैसों में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वैसे तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन अभी उनकी बात नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऑब्जॉर्व हो जाती है, इसमें ऑब्जॉर्व हो जाती है। जब वो मैक्सिमम गैस ऑब्जॉर्व होती है, इस वाल्व को बंद कर दिया जाता है, तो वो फिर पहली रीडिंग जितनी फ्लू गैसेज आई थी उस रीडिंग को भी नोट कर लेता है, पहले से नोट की होती है। अब जो कमी वाक़या हुई, जो गैसों में कमी वाक़या वो भी नोट कर लेता है, यानी ये यहाँ ये नोट कर लेता है। जब ये नोट कर लेता है तो वो जो है क्या कहते हैं फ्लू गैसेस की कमी जो वाक़या होती है वो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो परसेंटेज में लिख लेता है, तो वो उसको मालूम हो जाता है इतने % कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लू गैसेस के यानी रूटीन सैंपल में आ रही है। इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है उसमें इतनी आ रही है। ये मालूम करने के बाद
वो फिर ये करता ये है कि अब एक प्रोसेस हो गया, अब ये बोतल को दोबारा ये वाल्व खोलता है और यहाँ एक वेंट लगाता है, वेंट को खोलता है। तो वो वेंट को जब खोलता है तो ये इस बोतल को ऊपर करता है, सोल्यूशन ऊपर जाता है, गैसें उधर जाती हैं, ये वाल्व खुलता है, वाल्व खुलते के साथ इधर वेंट खुल जाता है। तो वेंट खुलता है तो तमाम फ्लू गैसेस हवा में चले जाते हैं, हवा में ज़ाहिर हो जाती हैं। अब ये जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मरहला तय हो गया। अब यही काम उसने ऑक्सीजन के साथ इसी तरह से करना है, इसके साथ करना है, वो फिर कमी पे नोट करनी है, दोबारा नए सिरे से गैस चार्ज करनी है इसमें, और उसमें कमी नोट करनी है कि इस कमी को वो बताएगा कि इतनी ऑक्सीजन फ्लू गैसेस में थी। फिर वो तीसरी मरतबा फिर इसी को वेंट करेगा और फिर इसको वेंट करेगा, और वेंट करके तो फिर वो जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की पैदा करेगा, और जो जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसको करेगा कि ये एनालिसिस में कितनी अब्जॉर्ब होगी, यानी क्यूपरिक ऑक्साइड सोल्यूशन में। तो इस तरीके से वो रीडिंग नोट कर लेता है। अब वो फिर उसको एस्टिमेट करता है कि इतनी फ्लू गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, कमी से इतनी इसके में कमी हुई थी, ऑक्सीजन है इतनी कमी हुई थी, वो क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरीके से वो उस वक्त का रिज़ल्ट मालूम कर लेता है। अगर वो रिज़ल्ट ऑकवर्ड है यानी गलत है, मैं उसको बुरा लग रहा है कि रिज़ल्ट गलत आया है, यानी वो जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा आ गई है, या कार्बन वो ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई है, या जैसे भी कुछ है, तो ये रिज़ल्ट गलत है। गलत से मतलब ये नहीं है कि रिज़ल्ट इसने गलत दिया है, रिज़ल्ट उसकी नज़र में अब नॉर्मल आ गया है, यानी रिज़ल्ट अब नॉर्मल आ गया है, और वो फिर अपने बॉयलर के फ्यूल की सेटिंग कर लेता है। फ्लू का अपनी कंबस्शन एयर या फ्यूल गैस या जो भी कोई फ्यूल चल रहा है दूसरा, उसमें कमी बेशी कर लेता है और अपनी रीएडजस्टमेंट कर लेता है। तो ये दीगर वो इंतज़ामिया की तरफ से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है, तो उसने ये 2-2 घंटे बाद करना है या 4-4 घंटे बाद करना है, या शिफ्ट में एक मरतबा करना है, जैसे भी है वो उसने करना है। तो वो उस तरह से उसको रीएडजस्टमेंट करने में आसानी रहती है। ये इसका एक लोकल सा एनालिसिस है जो रीडिंग देता है। लेकिन अब यहाँ मैं आपको बात बता दूँ, लोकल रीडिंग से वक्ती तौर पर तो आपको कंट्रोल करने में फ़ायदा होता है, लेकिन बीच का जो मरहला है जिसमें लोड बड़ा है या घटा है, या अगर तो आपका प्लांट बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, यानी उतनी स्टीम ली जा रही है, उतनी स्टीम खप रही है, वो कंडेंसेट भी उतना ही बन रहा है, सब कुछ एक जितना ही है, तो फिर तो 8 घंटे बाद भी एनालिसिस कर लो तो वो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर बॉयलर का लोड वेरिएबल है, वेरिएबल इस वजह से होता है कि अगर एक थर्मल पावर हाउस है और वो बिजली बना रहा है, तो बिजली आगे जहाँ जा रही है तो वो जो अदारा है वो लोड को कमी पेशी करेगा, वो पूरे शहरों को बिजली जाती है, फिर वो हम पावर हाउस वापडा को बिजली देता है। तो अगर वापडा को देता है तो वापडा कभी कम कर लेता है, कभी शहर का लोड बढ़ जाता है, रात का टाइम है तो वो कुछ शाम के टाइम पर पीक लोड आ जाता है, फिर वो 10 बजे के बाद लोड कमी होनी शुरू हो जाती है। ये कई इस तरह से ना तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो उस तरीके से रेगुलर ज़रूरी है कि वो रेगुलर बड़ा तो पावर हाउस है तो आप रेगुलर जो है ना वो ऑटोमेटिक कोई तरीका अडाप्ट आप ऑक्सीजन और कम कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रोल कर सकें। तो रह गया वो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को तो जनरली कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए परमानेंट वो बंदोबस्त लगाया जाता है जो मैंने आपको बताया। ये अब आप खुद पढ़ लें, वही चीज़ है। अब ये हलशुदा ऑक्सीजन मालूम करना। अगला बॉयलर के एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है, बॉयलर वाटर में हलशुदा ऑक्सीजन, अगर बॉयलर वाटर में हलशुदा ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, आपकी वो जो है ना क्या कहते हैं डीएरेटर से स्लिप होकर ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है, तो आपकी वो जो है ना क्रोजन ज़्यादा हो जाएगी। ये क्रोजन जो ऑक्सीजन की वजह से होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन से, ये वो क्या कहते हैं पिटिंग होती है। पिटिंग मींस ये सुइयों की तरह गहरे ज़ख्म हो जाते हैं और बहुत गहरी सुइयाँ सी यानी ट्यूब के अंदर चुभ जाती हैं। अब वहाँ जहाँ सुइयाँ ज़्यादा चुभ जाती हैं या ट्यूब ज़्यादा गहराई हो जाती है, वहाँ ट्यूब बहुत पतली हो जाती है,
तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ना, हलशुदा ऑक्सीजन यानी बहुत ख़तरनाक काम करती है, तो इसको एक रेंज में रखना ज़रूरी है। कितने भी आप कोशिश कर लें, आप रेंज को ज़ीरो नहीं कर सकते, तो वो कम से कम तो करना कर सकते हैं ना। तो इसके लिए वैसे तो और तरीके हैं जो हम वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा ताल्लुक है कि वो आपका एनालाइजर या डिटेक्टर कैसे काम करता है, कैसे पता लगाता है कि कितनी ये एक सैंपल रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, ये हलशुदा ऑक्सीजन ज़्यादातर टाइम बिंग नोट की जाती है, जैसे हमने R-67 का जिक्र किया था, वक्ती तौर पर नोट की जाती है, कुछ देर के बाद 1 मीटर से नोट की जाती है। और अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखना हो तो फिर ये कीमती किस्म का इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है जो कंट्रोल रूम रीडिंग भेजता है और वहाँ रीडिंग पता लगे। अब यहाँ से ये है कि जो भी रीडिंग जाएगी, मीटर वहाँ रीडिंग कंटिन्यूस देगा या कंट्रोल रूम में देगा, इसका वहाँ से कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल तो आपने वो वाटर ट्रीटमेंट से वो जो है ना अपनी हाइड्रोजीन और इस केमिकल को कंट्रोल करके करना है, वो उसको नहीं कंट्रोल करेगा। वो जो है ना डोजिंग आपको खुद से करनी तो बेहतर है। वैसे तो ऑटोमेटिक भी होती है, लेकिन ऑटोमेटिक इतनी एफिशिएंट नहीं होती, जो वो आपको खुद से करनी है। इसके अलावा वो आपको ब्लो डाउन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कुछ भी है। तो ये जब तक ये यहाँ मालूम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन पिटिंग क्रोजन की जिम्मेदार होती है, जब तक इसकी हलशुदा मकदार को पता नहीं चले, इस बारे में तदारक का तरीका भी वजन है। यानी जब तक आपको पता नहीं चले कितनी जा रही है, तो आप तदारक क्या करेंगे, उसका रद्द अमल क्या करेंगे। आम पानी में ऑक्सीजन 0.9 ppm अप्रॉक्सीमेट करीब हाल होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आम पानी जो खुली फ़ज़ा से आया है उसमें 0.9 ppm ऑक्सीजन हल होती है। ये ऑक्सीजन कुदरत की एक नेमत है, ये हल होनी ज़रूरी है। ये वो दरियाई मखलूक, समुद्री मखलूक को पालने के लिए अल्लाह ताला ने ये थोड़ी सी हद पची रखी है। एक ऐसे बॉयलर के लिए जिसका प्रेशर 100 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा हो, उसके बॉयलर सर्कुलेशन में ऑक्सीजन 0.007 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक रेंज है, ये मैक्सिमम ये इससे इतनी होनी चाहिए। तो जबकि सुपर स्टीम से मतलब सुपर हीटेड स्टीम में 0.2 ppb से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि सुपर स्टीम में 0.2 ppb पार्ट पर बिलियन, ये पार्ट पर मिलियन है, पार्ट पर बिलियन, ये 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। तो यहाँ एक डिज़ॉल्व ऑक्सीजन का मीटर दिया जा रहा है। ये इसका मतलब आपको कोई इसकी मेंटेनेंस करना नहीं है, सिर्फ आपको ये समझाना मतलब है कि ये कैसे काम करता है। ये आदमी को एक तजस्सुस होता है कि ये कैसे काम करता है। तो ये यहीं से ही जब इंसान ने जो किसी चीज़ का तरीक़ेकार समझ लेता है, तो वो चोर का तरीका वारदात समझ लेता है, तो चोर का सद्भाव भी हो जाता है। तो यहाँ भी हम डिज़ॉल्व का, तो इसी से नई नई चीज़ें भी ईजाद होती हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। इसमें एक शीशे की बोतल है जिसके अंदर परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, जिनमें KCl पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन भरा हुआ है। ये pH मीटर जैसा ही होता है, pH मीटर भी कुछ इसी किस्म का होता है। उसके ऊपर और 2 तारें एक DC सोर्स से जुड़ी जाती हैं। मेम्ब्रेन के इर्द हलशुदा ऑक्सीजन वाला सैंपल पानी फीड किया जाता है। इसे कैथोड पर करंट में तब्दीली बाकायदी तब्दीली मीटर पर ऑक्सीजन की मिकदार में पढ़ ली जाती है। अगर स्टीम में मिकदार मालूम हो रही है, पहले सैंपल को कंडेंसेट बनाया जाता है, फिर एहतियात से उसको दिया, यानी उसमें मज़ीद ऑक्सीजन ना मिलने पाए, तो वो इसमें चार्ज किया जाता है। तो आइए हम आपको बता दें, ये एक सादा सा बनाया है, इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, लेकिन वो लाजमी तौर पर इसमें कुछ वो जो सैंपल भी डालने की जगह होगी, तो वो नहीं बनाई हमने। तो ये डिज़ॉल्व ऑक्सीजन मीटर, इसमें ये एक वो परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि एक इस किस्म का जिसमें से गैस तो गुजर सकती है, वो और जो है ना इस किस्म के बुखारात तो गुजर सकते हैं, लेकिन लिक्विड इधर से उधर नहीं जा सकता। इसके अंदर भरा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो ये एक थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर लगाया हुआ है। ये इसके अंदर एक एनोड है और ये एक कैथोड है। ये इसको पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये इसमें ये जहाँ कर्सर है इस तरफ से हम वो सैंपल वाला पानी फीड करेंगे। अच्छा, ये जो है ना अच्छे मीटरों के लिए ये 2 होते हैं,
ये मैंने जैसे आपको बताया था 2 होती हैं, 12 वो उसके 2 के बाद में वजाहत करते हैं। तो यहाँ से DCA के सोर्स से जोड़ दिया आपने, ये जोड़ दिया। अब जब सोर्स से जोड़ दिया तो हमने इधर से जब सोल्यूशन गुजारा, तो ये जब सोल्यूशन गुजारा तो ये सेल भी काम करना शुरू कर देगा। जब सेल काम शुरू कर देगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट DC से आ रही थी ये डिस्टर्ब हो जाएगी, इसकी जो है ना आउटपुट में कमी बेशी हो जाएगी। जब कमी बेशी हो जाएगी तो ये नोट कर ली जाएगी। ये कमी बेशी इसके जो सोल्यूशन में जो ऑक्सीजन इसकी वजह से होगी। ऑक्सीजन जो है ना ये इधर सरायत करके इसमें सोल्यूशन को आएगी और ये एनोड टू कैथोड का वही काम शुरू हो जाएगा। तो ये नतीजा ये है कि ये मुतासर होगा। तो अब 2 इस वजह से होता है कि 1 मीटर में 2 ऐसे सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक में ताज़ा पानी मुनासिब हलशुदा ऑक्सीजन वाला होता है, तो एक में जो हमने ताज़ा पानी है ये दूसरे में वो होता है, जबकि दूसरे में सैंपल पानी होता है। तो ताज़ा पानी से जो डिस्टर्बेंस करंट होती है वो एक रीडिंग मीटर ऐसे फर्ज के रीडिंग नोट करता है ताज़ा पानी, यानी वो बताएगा कि ये इतने % ऑक्सीजन है ताज़ा पानी में, जबकि ये बताएगा इतने % वो ऑक्सीजन है। तो ये जब ये थोड़ी है तो इसकी रीडिंग बड़ी हो जाएगी, ताज़ा पानी वाली बड़ी हो जाएगी, तो यानी वो उसको गैप को करेंगे, डेल्टा वोल्टेज आ जाएगी, उससे ज़रा एक एक्यूरेट रीडिंग आती है। और ये सैंपल है, उसको रेफरेंस सेल कहते हैं ताज़ा पानी वाले को, तो उससे मालूम की जाती है। इसमें थोड़ी सी बात थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर का मैंने यहाँ लिख दिया है, ए सेमी कंडक्टर डिवाइस मेड ऑफ मटीरियल हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बदल जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। कैन बी यूज टू कंपनसेट फॉर टेम्परेचर वेरिएशन अदर कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, वहाँ यूज़ होता है। तो ये एक वो है। आगे हमारा वो है वो दूसरा बॉयलर में आलूदगी का पता लगाना। इस पर हम ड्राइंग पर फिर आते हैं, पहले आपको वो जो है आलूदगी का पता लगाना। बॉयलर में वाटर में दूसरी जो एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती रहती है वो एक pH की मालूम करते हैं। तो pH जो है वो जस्ट लाइक ऐसा ही एक मीटर है इस तरीके से, यानी ये इसी किस्म का ही होता है pH मीटर। क्यों इसमें पानी जो इसकी pH मालूम कर वो फीड किया जाता है, एक रेफरेंस में प्योर वाटर यूज़ किया जाता है, बिल्कुल प्योर वाटर जिसकी pH 7 होती है। डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल साथ, वो रेफरेंस सेल के लिए उसी तरीके से आउटपुट डिस्टर्बेंस नोट की जाती है। और वो जो है वो नाखालिस पानी को कि वो जो है यहाँ फीड किया गया उससे मालूम की जाती है। तो वो भी इसी तरह pH मीटर कंटिन्यूसली भी देता है, रीडिंग भी देता है। अब ये है कि ये बॉयलर में आलूदगी के बाद, बॉयलर वाटर में आलूदगी यानी कंटेमिनेशन जिसको कहते हैं इंतहाई मुहलक रिजल्ट होती है। इस पर पहले बहस हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से इस बारे में जानकारी ली जाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से इस बारे में इल्म लिया जाता है कि कितना जा रहा है। पहले से पानी के लेबॉर्ट्री एनालिसिस से ये पता होता है कि ये जो पानी है एनालिसिस कर लिया जाता है धीरे धीरे तरीके से कि ये पानी में कौन कौन से निमकियात या मादे स्लिप होकर पानी के साथ जा सकते हैं, यानी वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये जनरली पता होता है, जो आपको पता ही है जो हार्ड वाटर के जो वही पानी के आते हैं, लेकिन मुख्तलिफ पानियों में ये रेशो निस्बत फ़र्क होती है। तो ये जो है ना आलूदगी पैदा करता है। तो जब वो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब ये है आलूदगी ज़्यादा आ रही है। तो आलूदगी ज़्यादा आ रही है तो हमें असल में कंडक्टिविटी मालूम करना बड़ा आसान सा होता है। कंडक्टिविटी जो बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पानी में आलूदगी है। मुख्तलिफ बॉयलरों के वाटर के लिए आलूदगी का मुख्तलिफ रीडिंग मुकर्रर है जो यहाँ नहीं दी जा रही। इसमें जो असूल कुछ इस तरह से है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ने के ताल्लुक उसमें हल्के नमकियात या मादों से डायरेक्टली होता है। खालिस पानी के सैंपल के एक मकाब मुखालिफ अतराफ की रेजिस्टेंस को निकाल कर उसको मुवाजना, ऐसे नाखालिस पानी सैंपल से इस तरह की रेजिस्टेंस किया जाता है। मकसद मकाब खालिस मकाब तो तांबे के धात का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक रेफरेंस सेल में वो खालिस पानी का मालूम करते हैं, वो कंडक्टिविटी मालूम करते हैं, और एक में नाखालिस पानी की मालूम करते हैं, रेजिस्टेंस मालूम करते हैं।
वो कितनी वो पानी के गुजरने की रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। इस मीटर में सैंपल पानी को फ्लो करने का मौका दिया जाता है। एक इंसुलेटिंग प्लंजर खुद 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंपनसेशन करता है। एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको ये कंपनसेशन करके यानी समझता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वैसे तो गर्म पानी होता है लेकिन उसको कंपनसेट कर लेता है कि इसको 20 अगर हो तो क्या रीडिंग होगी। 2 वाटर कॉलम की कंडक्टिविटी मालूम है, यदि ये कंडक्टिविटी रिंग्स GM कॉलर के जरिए मालूम है, कंडक्टिविटी ये रीडिंग मालूम शुदा रेजोनेंस के जरिए रेसिप्रोकल करके मालूम है उनकी, यानी रेसिप्रोकल करके मालूम कर ली जाती है। वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल वो जो है वो होता है क्या कहते हैं मो होता है। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जो यहाँ इस्तेमाल होता है तो ये 1 मेगा ओम बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ सोल्यूशन कंडक्टिव बीइंग द रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस इक्वल 1 माइक्रो, ये वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर सॉरी। तो ये अब हम वो उस ड्राइंग की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड के तौर पर ये एक क्यूब टाइप ट्यूब है, इसका ये हिस्सा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये हिस्सा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, सॉरी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तरफ ये वाला जहाँ रंग ज़्यादा है ये 2 कॉपर के हैं, जब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा शीशे का होता है। यानी ये स्टैंडर्ड तजर्बा के लिए ये बता रहे हैं, वैसे तो कोई और तरीका भी है। तो ये इसमें से जब वाटर फ्लो जाएगा इसमें जो वाटर फ्लो गुजरेगा खा प्योर है या इम्प्योर है, या प्योर है या इम्प्योर है। तो अगर तो बिल्कुल प्योर जा रहा पानी, बिल्कुल प्योर 7 pH वाला पानी जा रहा है और उसमें 0 साल्ट है, साल्ट भी कोई नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है और pH भी 7 है, तो वो यहाँ एक तार अटैच की गई है मीटर के साथ, ये तार इस तरफ मीटर को अटैच है, ये यहाँ से एक तार इधर अटैच है। तो पानी अपनी ये जो है ना कंडक्टिविटी ज़ाहिर करेगा, यानी वो ये हिस्सा कॉपर का ये हिस्सा करंट इसमें से गुजरेगी, जब इसमें से वो 1 एम्पियर करंट पास करेंगे, जब गुजरेगी तो ये जो है रेसिप्रोकल वो उसका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यहाँ ज़ाहिर होगा, तो ये एक रेफरेंस सेल बनेगा। तो जब इसी तरह से हम इम्प्योर वाटर गुजारेंगे इसमें से, यानी जिसकी कंडक्टिविटी, तो वो अपनी कंडक्टिविटी उसी हिसाब से रेफरेंस सेल पर ज़ाहिर करेगा। वो रीडिंग एक तरफ इधर को रीडिंग जाएगी, एक तरफ इधर को जाएगी, डेल्टा रीडिंग मालूम होगी, तो आपको कंडक्टिविटी का मालूम हो जाएगा कि कितनी कंडक्टिविटी जा रही है। अगली हमारी जो बॉयलर पर जो ज़रूरत पड़ती है, फ्लू गैसों में स्मोक और डस्ट मालूम करने का मीटर। फ्लू गैसों में हम मालूम करते हैं कि स्मोक में और डस्ट कितनी जा रही है। फ्लू गैस में स्मोक और डस्ट की एक हद से तजावज़ नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए, ये फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के ज़ुमरे में आता है। ड्राइंग में एक फोटो सेल मीटर दिखाया गया, इसमें फोटो सेल का असूल इस्तेमाल होता है, ये ऊपर जिक्रशुदा आलूदगी की डेंसिटी मालूम करता है। यह आमतौर पर इसके इंतज़ाम में प्रोजेक्टर से एक फोकस की रोशनी एक फोटो सेल पर डाली जाती है, इसे रिसीवर का कहा गया था। ऊपर पहुँचने रोशनी की वेरिएशन नोट की जाती है। रोशनी को जितनी ज़्यादा रुकावट पेश आएगी उतनी डस्ट ज़्यादा जारी होगी। इनमें कमी पेशी से अंदाज़ा लगाया था कितनी डस्ट फ्लू गैसों में जा रही है। इस मकसद के लिए एक मखसूस तर्ज का चार्ट भी बनाया गया होता है, इसके ज़रिए मखसूस रीडिंग हासिल की जाती है। क्योंकि डस्ट की रीडिंग की बजाय रिकॉर्डिंग आसान होती है, इसलिए उसे कंट्रोल रूम में ज़्यादातर डबल यूनिट इस्तेमाल किया, जिसमें वो पहले ECP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो प्रेसिपिटेटर, तो वो जो काले को अलग कर ESP, सॉरी ये सी लिख दिया, ESP समझा। तो काली डस्ट की यह इसमें होता ये है कि ये जो है ना चिमनी है, यहाँ आपकी फ्लू गैसेस जा रहे हैं, ये फ्लू गैसेस इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट है, ये वो यहाँ से लाइट एक रिफ्लेक्टर लाइट भेज रहा है,
अब लाजमी तौर पर लाइट अगर फ्लू गैसेज में डस्ट ज़्यादा जा रही है, कालक ज़्यादा जा रही है, तो लाइट को इधर पहुंचने में मुश्किल पेश आएगी। जब मुश्किल पेश आएगी कुछ तो पहुंचेगी तो सही, तो जब मुश्किल पेश आएगी इधर डिटेक्टर, ऑप्टिकल जो मेजरिंग डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और कंटिन्यूसली डिटेक्ट करेगा, रीडिंग देगा। ये मेजरिंग यूनिट है तो ये मर्जी मेजरिंग यूनिट है, तो ये पर्ज यूनिट है, इसकी को आलूदा होने से बचाने के लिए उसकी सफाई भी की जाती है कंटिन्यूसली। तो ये जो है ना ये वो चेक करेगा कि इतनी लाइट आ गई है, यानी इसने आपने अगर वो 100 भेजी थी तो 100 में 20 आई है, बाकी 80 ज़ाय हो गई है। तो ये बहरहाल वो एक ग्राफ पेपर पर एक रिकॉर्डिंग में उसकी एक पिक्चर सी बनाकर ज़ाहिर करेगा। तो पिक्चर एक फेज़ में बदलती रहेगी कि ये कभी तेज़ हो जाएगी, कभी हल्की हो जाएगी। ये पिक्चर से आप अंदाज़ा करते हैं कि फ्लू गैसेज में कितनी जा रही हैं, कितनी जा रही हैं, और फिर आपको कंट्रोल पीछे से बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी फ्लू गैसेज बिल्कुल काफ़ी से कम जानी चाहिए। तो जितनी वो एनवायरमेंटल ने इजाज़त दी है आपको उस रेंज में लानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने डबल यूनिट का जिक्र किया है, वो ये कि इस जगह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपको पता है वो एक सिग्नल देता है यहाँ से, वहाँ से एक वोल्टेज क्रिएट होते हैं, यहाँ से वोल्टेज की इम्पल्स इधर जाती है और डीसी करंट से वो वोल्टेज की इम्पल्स जब उस पर एनर्जाइज हो जाती है, आयनाइजेशन होती है, तो वो जो करंट में से उसमें से जब गुजरती हैं फ्लू गैसेज, तो वो जो कार्बन के ज़र्रात हैं उसके साथ चिपक जाते हैं, उसके इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड कुछ देर के बाद पल्स जो बब्बर सेकंड का बड़ा मिनिमम हिस्सा होता है, 1000 माह या सेकंड माह या कुछ हिस्सा होता है, उसमें उसकी एनर्जी वो डेड हो जाता है, यानी वो एक इम्पल्स देता है। तो वो जब वो यानी डेड होता है, यानी सिग्नल देता है, जस्ट लाइक एक फ्रीक्वेंसी की करंट दी जाती है या फ्रीक्वेंसी का नोड 0 हो जाता है, वो समझो डेड हो जाता है। तो वो ये जो है ना अपनी तमाम कार्बन नीचे गिरा देता है जो हालशुदा है। तो फ्लू गैसेज फंस गया, यहाँ से आ रही हैं, फ्लू गैसेज गुजरती रहेंगी तो वो गिराता रहेगा। तो गिराते नीचे आपकी एक वो ज़ख़ीरे की जगह में कार्बन कालक जमा होती रहेगी, वहाँ से आप किसी तरीके से उसको रिमूव करते रहेंगे या वो ट्रक में भरकर रिमूव करेंगे। ये कालक, ये कार्बन भी बिक जाती है, ये सीमेंट बनाने के काम आ जाती है। इसके अलावा ये टायर बनाने के काम आती है। पहले वक्तों में वो बैटरियों के केस भी बनाए जाते थे, जूतों की पॉलिश बनती है और बहुत कुछ बनता है। तो ये बहरहाल ये है कि ये ईपी की परफॉर्मेंस के साथ ही उसी यूनिट का यानी हिस्सा होता है। ये कई जगहों पर अलहदा से बिकता है, ये अलहदा यूनिट है। तो उससे ये लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपने ईसीबी लगाई तो उसकी कारकर्दगी भी देखनी है, ये भी लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों लगाएंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं बॉयलर से चिमनी से फ्लू गैसें ऑक्सीजन एनालाइज़र कैसे काम करता है। ऑक्सीजन एनालाइज़र ये फ्लू गैसों में ऑक्सीजन एनालाइज़र जो वो काम करता है, तो वो बेसिकली ऑक्सीजन को ज़ायद ऑक्सीजन कंट्रोल करता है। आपने बॉयलर पर एक रेंज मुकर्रर की होती है, वो 68 से एनालिसिस किया होता है कि आपकी ऑक्सीजन इस परसेंटेज में जाए तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम बनती है और ज़ायद ऑक्सीजन भी नहीं होती, और वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी सब कुछ सेट रहता है। आम तौर पर ये नेचुरल गैस के लिए 1.5% अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज़ायद जाए तो बेहतरीन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास हालात में 2% तक इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन 1.5 से 1.25 नहीं होने दिया जाता, 1.5 तक गुजारा किया जाता है। ये एक वो जन तजिए वो कंट्रोलर होता है बाद में, जो कंट्रोलर उसको तजिया करता है कि कितनी फ्लू गैसेज उसको रिज़ल्ट मिलता है, फ्लू गैसेज में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, उस ऑक्सीजन के रिज़ल्ट करके कंट्रोलर उसको सिग्नल देता है और कंट्रोलर उस काम करता है। यहाँ ऑक्सीजन एनालाइज़र के बारे में इख्तिसार से बताया जा रहा है। ये मुझे इस बारे में कोई ड्राइंग हासिल नहीं हुई, जो ड्राइंग हासिल होती थी वो मुझे कुछ खास समझ नहीं।
तो या ये किस तरह से काम है, इसके लिए फ्लू गैसों की डक्ट से कंबस्शन चैम्बर से नज़दीक तर इस तरह से इम्पल्स लाइन ली जाती है, वहाँ पर फ्लू गैसें मुकम्मल मिक्स होती हैं। अगर एयर प्यूरेटर लगा हुआ हो तो ये लाइन एयर प्यूरेटर के बाद नहीं लेनी चाहिए, ये इकोनॉमाइज़र के बाद लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लीकेज की वजह फ्लू गैस में कभी कभी कंबस्शन एयर मिल जाती है और ऑक्सीजन की रीडिंग गलत हो जाती है, जिसमें रिजल्ट गलत है, ताकि किसी किस्म की हवा के मिक्स होने की वजह से होगा। इस जगह फ्लू गैसों का टेम्परेचर तकरीबन 700 डिग्री से कम होगा। फ्लू गैसों की इस छोटी सी इम्पल्स लाइन को ऑक्सीजन एनालाइजर इनलेट में दे देते हैं। पहले इन गैसों से मॉइस्चर अलग करते हैं, इसको डेसिकेटर से गुजारते हैं। तो डेसिकेटर में गुजारने से पहले इस गैस को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करके तो वो वहाँ से एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए तरीक़ेकार के साथ उसमें से हम वो मॉइस्चर अलग करते हैं, ताकि मॉइस्चर हमें रिज़ल्ट में धोखा ना दे। मॉइस्चर कहाँ से आता है? आपको पता है कि अगर हम फ्लू गैसेस वो जलाएँ, नेचुरल गैस जलाएँ, तो नेचुरल गैस रिजल्टेंटली उसमें वो थोड़ी सी स्टीम बनती है फ्लू गैसों में, और इसी तरह से फर्नेस ऑयल में भी बनती है, तो ये स्टीम धोखा दे सकती है। से वो अब हम बताते हैं कि वो पहले फ्लू गैसेस को ठंडा करते हैं और किसी दो सब्सटेंस रिमूव मॉइस्चर डेसिकेटर की मदद से उसको बिल्कुल खुश्क करते हैं। फिर दो अलग-अलग हीटरों में, एक खालिस हवा और एक गैस में, दो अलग-अलग हीटरों में, एक में खालिस हवा देते हैं और एक में सैंपल गैस देते हैं। इसको हीटर 770 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो पहले से वाली जो गर्म हवा है वो, क्योंकि हमें मॉइस्चर रिमूव करना ज़रूरी था, इसलिए उसको ठंडा करना ज़रूरी था। दोबारा से सेल के तकाजे के तहत हमें ये गर्म करना भी ज़रूरी है। अब इन दोनों सैंपलों को खालिस हवा और सैंपल गैस दो अलग अलग सेल में गुजारते हैं। इसमें ज़रकोनियम ऑक्सीजन के माहौल में बिजली का अच्छा कंडक्टर, ये ज़रकोनियम इस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का बिजली का अच्छा कंडक्टर है। जब वो गुजरती है तो वो कंडक्टिविटी अपनी शो करता है सेल, और वो करंट पैदा होती है, यानी एक तरफ से दी गई करंट को दूसरी तरफ, तो वो करंट पैदा होती है। तो ये लाजमी तौर पर है कि जो खालिस जिसमें एयर जा रही है उसमें करंट ज़्यादा पैदा होगी और जो दूसरे में करंट कम पैदा होगा। तो ये करंट जो खालिस हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, उसको 21% की बजाय 100% समझ लेते हैं। तो उसको यानी अगर हम उसको 100%, तो डेल्टा वी हम पैदा करते हैं, जैसे हमें डेल्टा वोल्टेज। इस फीसद ऑक्सीजन के फ्लू में गुजर रही थी, खालिस हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, खालिस हवा के सैंपल गुजर बिजली को मिली वोल्ट में हासिल कर लेते हैं। इस वोल्ट मीटर को इस तरह एडजस्ट करें खालिस ऑक्सीजन वोल्ट मीटर पर 0 की रीडिंग दे, यानी वो जो है ना खालिस ऑक्सीजन वाली को वो 0 समझ लेते हैं, जबकि 0% ऑक्सीजन हो तो वो 100% की रीडिंग दे। अगर ये 0% हो तो ये कुछ उल्ट करते हैं, तो 0% ऑक्सीजन हो तो 100 की, यानी एक किस्म का डेल्टा वी बन गया। जब ऑक्सीजन फीसद फ्लू गैस में कम होती जाएगी, मिली वोल्ट बढ़ते जाएंगे। दोनों सेलों के फ़र्क को पढ़ लिया जाता है। डेल्टा वी की स्केल इस तरह लिखी बनाई जाती है, बजाय मिली वोल्ट के ऑक्सीजन फीसद में ज़ाहिर। इस तरह से ऑक्सीजन की फ़ीसद मकदार फ्लू गैस में ज़ाहिर होती है। रीडिंग कंट्रोलर को और कंट्रोल रूम इंडिकेटर भेज जाती है। जब कंट्रोलर को देते हैं तो कंट्रोलर जब ऑक्सीजन कम होती है उसके बदले में फ्लू गैसों को में एक वो देता है, क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट, और वो फ्लू गैसों को थोड़ा सा फ्लू गैसों में कंबस्शन एयर को थोड़ा सा मामूल से बढ़ा देता है, तो हमें उससे मालूम हो जाता है। ये CO एनालाइज़र है, ये बहुत सारे बॉयलरों पर याद रखें, आमतौर पर बॉयलरों पर या CO गैस एनालाइज़र यूज़ होता है या ऑक्सीजन एनालाइज़र यूज़, दोनों यूज़ कहीं होते हों तो मुझे नहीं पता, तो बहरहाल ज़्यादातर ये CO गैस एनालाइज़र ये ज़रा कीमती होता है, महंगा होता है ज़्यादा। तो मुख्तलिफ गैसें इंफ्रारेड सेंसर पर अपनी ऑब्जर्वेशन से मुख्तलिफ वेवलेंथ तैयार करते हैं, इसे डिटेक्टर इंडिकेटर पढ़ लेता है। यानी ये गैसें जो है CO गैस को अगर एक ऑब्जर्वेशन यूनिट से इंफ्रारेड सेंसर पर गुजारा जाए तो अपनी वेवलेंथ ज़ाहिर करता है, तो वो इस किस्म का होता है कि दीगर वेवलेंथ की उसकी रीडिंग अपनी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपनी होती है, उससे दीगर गैसों की अपनी रीडिंग होती है, उनको वो एडजस्टमेंट वो उनको लेता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता।
तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। फ्लू गैस एक कैरियर गैस के ज़रिए रोशनी ट्यूब में से गुजारी जाती है। वो रोशनी की ट्यूब तो उसमें लाइट होती है, तो वो लाइट की वजह से इंफ्रारेड रेज पैदा होती है। आपको बताया था मैंने इंफ्रारेड रेज क्या होती है, तो याद रहे दर में हर गैस अपनी मखसूस वेवलेंथ से आती है। तो अब जो कैरियर गैस है जो ज़्यादातर वो हीलियम होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। तो हाँ, डिटेक्टर सिर्फ एक बल्कि हीलियम और नहीं आर्गन गैस होती है। डिटेक्टर सिर्फ एक ख़ास वेवलेंथ यानी CO गैस को ही पढ़ता है। तो CO गैस पढ़ता है तो उसकी रीडिंग जितनी ज़्यादा आ रही होगी उतनी रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो फिर फ्लू गैस की मिकदार साथ में ये भी नोट करता है कि फ्लू गैस आपने कितनी भेजी है। जो फ्लू गैस उसकी मिकदार भी मालूम करता है, वो कुल कितनी आ रही है, उसका फ़्लो कितना आ रहा है, और उस फ्लो में यानी उसका भी एक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि तो उसमें से चेक कर लेता है CO की रीडिंग कितनी आई, CO की फ़ीसद मालूम कर। ये रीडिंग कंट्रोलर को भेज दी जाती है, जो बर्नर की सेकेंडरी एयर में फ़ैन की स्पीड में कभी पेशी करता है। आमतौर पर CO ये जो ना ये जो सेकेंडरी फैन एयर दी जाती है जहाँ फर्नेस ऑयल यूज़ होता है या कोयला यूज़ होता है। तो सेकेंडरी एयर से हम एयर की मिकदार को कम बेश कर सकते हैं। ये तो सेकेंडरी एयर के फ़ैन की स्पीड को कम बेश कर देता है। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वो ज़्यादा आ रही है, कम तो बहुत ही कम में शायद ही आती हो, ज़्यादा ही आती है, तो ज़्यादा आ रही है तो वो थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देता है, उससे ऑक्सीजन बढ़ जाती है और वो जो है फ्लू गैसेस में CO की मिकदार कम हो जाती है। तो अगर कम आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, तो उसका क्या मतलब है? इसकी ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि कम आ रही है तो ऑक्सीजन भी कम जा रही है, ऑक्सीजन भी कम जा रही थी। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इनकम्प्लीट कम्बस्चन हो रही है, कुछ कच्चा फ्यूल जा रहा है जो तो वो उसके लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन भी फिर बढ़ानी पड़ती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की रेंज भी रखना पड़ता है। एक अच्छे बॉयलर फ्लू गैस में CO गैस जो हाइपर 200 ppb की रेंज में, ये बहुत ज़्यादा CO कमी ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ा देती है। ये आगे हमने वो उसको इंग्लिश में बयान किया है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ये मैं यहाँ बयान नहीं करता। तो ये हमने कुछ एनालाइज़र का बारे में जिक्र किया। ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आगे हम इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिकल के कुछ इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करेंगे, वो कैसे काम करता है, क्योंकि पावर हाउस पर इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट भी जिक्र होते हैं, लेकिन हम सब का नहीं जिक्र करेंगे, कुछ का जिक्र करेंगे। तो ये जो है ना वो अगर किसी को समझ ना आई हो और वो मज़ीद समझना चाहता हो तो किसी अच्छे से इंजीनियर से रब्ता करे या कोई अच्छी सी किताब हासिल करे या इंटरनेट में बहुत आजकल मवाद है, इंटरनेट से इस्तेफादा करे, तो ये ताकि उसके इल्म में इजाफ़ा हो। आपके इल्म में इजाफ़ा यही आपका फीड स्टॉक है, इसी से आपकी नौकरी का दारोमदार है, तरक्कियों का दारोमदार है। तो ये कोशिश करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को हासिल करें। आपका इल्म बढ़ेगा तो फिर ही तजर्बा बढ़ेगा। देखिए ये आपने देखा होगा प्लांट पर कई लोग जिस तरह से हेल्पर होते हैं, हेल्पर 25-25 साल 30-30 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको तो रीडिंग भी नहीं लेनी आती। उनको तो यही नहीं पता होता कि फ्लू गैसों में ऑक्सीजन बढ़ जाती तो क्या होता है, घट जाती। सिर्फ एक पता होता है थोड़ा सा, ये फ्लू गैसेस जा रही हैं, ये बल्कि उसका भी कुछ नाम फ्लो गैसेस कह लेते हैं, कुछ और कुछ कह लेते हैं, वो पूरा तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। तो ये वजूहत ये थी कि उनका नॉलेज बेचारों का क्लासरूम नॉलेज थोड़ा था। लेकिन कितने ही लोग मुझे मालूम है कि ये जो कम तालीम होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस्तेदाद बढ़ाई, अपनी क्लासरूम स्टडी बढ़ाई, तो फिर उनको चीज़ें समझनी भी आसान हुई। जब चीज़ें समझनी आसान हुई तो उनका काम भी आसान होता गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा समझते गए। तो प्लांट पर रूटीन में जो प्लांट चलता रहता हो उसको चलाना कोई इतनी बड़ी कारीगरी नहीं है। कारीगरी ये है कि जब फॉल्ट आए तो फॉल्ट को समझना, ये फॉल्ट क्यों आया, ये हमारी कौन सी नलायकी की वजह से फॉल्ट आया और आइंदा वो नलायकी नहीं होनी चाहिए। हमने कौन सी गलती की वजह से हमने एफिशिएंसी घटा दी है और वो जो है या हमारी कैपेसिटी कम हो गई है या हमारा नुकसान हो गया है। ये सारी स्टडी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।